बात करते हैं पहले पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहा है। पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 1978 तक थी। ठीक है। इसी में गरीबी उन्मूलन मतलब पॉवर्टी एलिवेशन पर जोर दिया गया था। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है। बाद में इसी को पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया, इस सिद्धांत को। ठीक है। इस योजना में न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इस योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ की पॉइंट थे जो आपको हमने बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका था। आतिशी मरलेना इसका राइट आंसर है। आम आदमी पार्टी की क्या है? नेता है। ठीक है। देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री थी। ठीक है। आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को जो है अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 74.84%। ठीक है। 74.04%। ठीक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों की अगर बात की जाए तो 82.14% थी, महिलाओं की 65.46% थी। ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना के बारे में अगर बात की जाए, की पॉइंट की अगर बात करें, तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जो की पॉइंट आपको बता रहे हैं ना, इसके आधार पे क्वेश्चन बन चुके हैं। पिछले एग्जाम जो हो चुके हैं उन एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए इन पे क्वेश्चन बनने का 100% चांस होता है। इसलिए भाई इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। साल 2011 की जनगणना में शहरी इलाकों में साक्षरता दर 84.14% था, ग्रामीण में जो है 67.8% था। ठीक है। 2011 में मिजोरम के शेरछिप जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछा जाए तो शेरछिप जिला मिजोरम, यहाँ का था 98.23%। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, बार बार ये भी पूछा जाता है। किसी क्षेत्र में 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों का वह प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता हो उसे साक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि असम का फसल कटाई उत्सव कौन सा है? ठीक है। देखिए, असम में फसल कटाई के 3 उत्सव हैं, बोहाग बिहू, काती बिहू, माघ बिहू। ठीक है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहते हैं। यह असम का सबसे बड़ा और लोकप्रिय त्योहार है। यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। काती बिहू को कोंगाली बिहू भी कहते हैं। यह अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। यह घरेलू देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं। यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह फसल और दावत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला था? 2003 इसका राइट आंसर है, 2003। ठीक है। सोनल मानसिंह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है। ठीक है। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया था। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां जो संशोधन है ये नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। इस संशोधन के जरिए शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से जुड़े प्रावधान है। ठीक है मेरे भाई, भाग 9A ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसने लिखी है? बार बार पूछा जाता था गुलामगिरी, इस बार पूछ लिया क्या गया, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले इसका राइट आंसर है। गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है
कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 46 इसका राइट आंसर है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अनुच्छेद 275 एक के तहत जनजाति कार्य मंत्रालय राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय सहायता देता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1974-78 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया और इसकी जगह रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक मतलब एक वर्षीय योजना अपनाया गया। ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार मतलब जनता पार्टी की सरकार जब आई। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई राजनीति की। अब बात करते हैं थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, देखिए जोसेफ स्टालिन ने प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक। ये हैरो डोवल मॉडल पर आधारित थी। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। अक्सर पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? वो है पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था वो 2.1% था, जबकि प्राप्त विकास दर कितना हुआ? 3.6% था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब NRLM की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है जून 2011। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि लंदन ठुमकदा गाने को संगीत किसने दिया है? इसका राइट आंसर है नेहा कक्कड़। फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुमकदा अमित त्रिवेदी के बेहतरीन बॉलीवुड गानों में से एक है जिसमें भारतीय लोक संगीत का स्पर्श है। लाभ जंजुआ सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़ द्वारा गाए इस गाने में पंजाबी लोक संगीत की धुनें हैं। फिल्म क्वीन में अभिनेत्री कौन थी? मुख्य भूमिका में कौन थी? कंगना रनौत। अगला प्रश्न है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है शतरंज। शतरंज इसका राइट आंसर है। उन्हें 2012 में महिला ग्रैंड मास्टर और 2019 में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का फीडे खिताब भी मिल चुका है। शतरंज में उनके योगदान के लिए 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन, महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर भक्ति कुलकर्णी गोवा की रहने वाली हैं। अक्सर पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, इसलिए बता दिया आपको, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलन जल को जल योजन जल या क्रिस्टलीकरण जल भी कहा जाता है। क्रिस्टलन जल के कुछ उदाहरण आपको बता दूं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो यहाँ पे 5 जल के अणु हैं। ऐसे ही Na2CO3 × 10H2 है, इसमें 10 के जल अणु हैं। एप्सम जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं, जिसका आणविक सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है, इसमें 7 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, बात करें एशियन गेम्स 2023 की, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ था। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। हरमनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। लवलीना बोरगोहेन कौन है? प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। PR श्रीजेश कौन है? हांगझोउ 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर थे। ठीक है, एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक रह चुके कुछ और खिलाड़ियों के नाम आपको बता देता हूं। बात करते हैं धनराज पिल्ले की, 1998 और 2002 में थे। ज्योति सुनीता कुल्लू 2006 में थी। गगन नारंग 2010 में थे। सरदार सिंह 2014 में थे और नीरज चोपड़ा 2018 में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर से पहले कौन सा सागर अस्तित्व में था?
इसका जो राइट आंसर है वो है तेथिस महासागर। तेथिस महासागर, तेथिस महासागर हिंद महासागर बनने से करीब 250 से 250 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। तेथिस सागर गोंडवाना और लारेशिया महाद्वीपों को अलग करता था। तेथिस सागर के किनारों पर मौजूद अवसादों के कारण ही हिमालय और आल्प्स जैसे पहाड़ बने हैं। हिंद महासागर की अगर बात करें तो ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छूता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आइए उसको आपको बता देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो 86वां संशोधन है ये 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 45 और 51 में बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था। इस संशोधन के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएससी बनाया गया था। इस संशोधन के जरिए शिक्षा को बच्चों को शिक्षा के अवसर देने को माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया गया था। इस संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों में एक और कर्तव्य जोड़ा गया था जिसको हम कहते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। बार बार आपको जो मौलिक कर्तव्य पढ़ाते हैं जिसका जिक्र जरूर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट की गेंद का वजन 159.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली नई गेंद का वजन 155.9 ग्राम से कम नहीं और 163 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी परिधि 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं और 22.9 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो महिला क्रिकेट में गेंद का वजन 140 से 151 ग्राम के बीच में होता है। और अगर व्यास की बात की जाए, परिधि की बात की जाए तो 21 सेंटीमीटर से लेकर 22.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो ऊपर जो बताया वो पुरुषों का है, नीचे जो है ये महिलाओं का है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए कुछ और डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो है केरल का। केरल की साक्षरता दर 96.2% है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की साक्षरता दर 89% है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, आपको बताई दिए। आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? 66.4% है। उत्तराखंड का साक्षरता दर 87.6% है। असम का साक्षरता दर 85.9% है। कर्नाटक का साक्षरता दर 72.8% है। तेलंगाना का 77.2% है। तमिलनाडु का 74.2% है। पंजाब का 74.0% है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH2 को किस नाम से जाना जाता है? कई नामों से इसको जानते हैं। इसको मिल्का मैग्नीशिया के नाम से, मैग्नीशिया के दूध के नाम से, ठीक है, इसके अलावा इसको मैग्नीशिया क्रीम के नाम से, ब्रूसाइड के नाम से, कई नामों से जाना जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, क्षार है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कब्ज के इलाज में रेचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग इसका राइट आंसर है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 से ZG तक नगर पालिकाओं से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत हर 5 साल में नगर निकायों के चुनाव कराए जाते हैं। जिन लोगों ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है वह नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल बता लें तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए, ऋग्वेद में नर्मदा ही केवल नहीं, नर्मदा के साथ साथ महानदी, तापी, पेरियार, कृष्णा नदी का भी उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख किसका मिलता है? ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है। इसके अलावा गंगा और यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख अन्नवती और उदकवती के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को सप्त सिंधु नदियों की जननी बताया गया है। ऋग्वेद में सरयू और गोमती नदियों का भी उल्लेख मिलता है।
पंजाब की जो अन्य नदियां हैं उनका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 7 नदियों के 3 दल विशेष श्रद्धा के साथ वर्णित हैं। ऋग्वेद में कुल मिला के 99 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एक भारतीय प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। यह देवताओं को समर्पित 1028 वैदिक संस्कृत सूक्तों और 10,600 ऋचाओं का संग्रह है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि क्षत्रिय नृत्य का विकास कौन से मठ से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आसाम के मठ या आसाम के राज्य या सत्र मठ। आइए थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको। देखिए, क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ था। इसे साल 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। यह नृत्य भक्ति और रहस्यवाद से जुड़ा है। क्षत्रिय नृत्य शैली को 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव तंत्र और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने प्रस्तुत किया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुणबी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा से है। गोवा इसका राइट आंसर है। यह गोवा के कुणबी समुदाय का आदिवासी लोक नृत्य है। इस नृत्य को पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, इसका मतलब ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा के कुछ और लोक नृत्य ढलोल है, उगड़ी है, मुसल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1875 में अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ हुई थी। बाद में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है कि दहन बिंदु क्या होता है या बर्निंग पॉइंट? जिस पर कोई पदार्थ है जलना शुरू कर देता है उसे बर्निंग पॉइंट या दहन बिंदु या प्रज्वलन बिंदु कहा जाता है। बर्निंग पॉइंट या ऑटो इग्निशन तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ है जलना शुरू करता है। वहीं अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर कोई वाष्प प्रज्वलित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। उन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे तैयार किए। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 इसका राइट आंसर है। 22 मार्च 1942 को आया था और 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा। इसका नेतृत्व सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2016 में बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो बाजीराव मस्तानी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात यही खत्म नहीं होती है, आगे ध्यान दीजिए आप जो है। पंडित बिरजू महाराज को साल 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो वो कथक नृत्य के लखनऊ के कालका बिंदानिन घराने के प्रमुख नर्तक हैं। 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2012 में फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्हें मिला था। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986-87 में कालिदास सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय त्योहारों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय त्योहारों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन साल 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान एसी, मोहन बगान एथलेटिक क्लब, इसी को शॉर्ट फॉर्म में मोहन बगान एसी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से एक है।
अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी का संबंध किस अनुच्छेद से है? डीपीएसपी का संबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह राज्य के नीति सिद्धांत का संबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 से है। ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अलग होते हैं, इसलिए न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो है केरल। केरल इसका राइट आंसर है। केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 96.1% है और महिलाओं की 92.1% है, जो कि भारत में सबसे कम अंतर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों या विवादों का समाधान करता है? अनुच्छेद 71 क्या समाधान करता है? अनुच्छेद 71 एक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रीमद शंकर देव इसका राइट आंसर है। ठीक है। श्रीमद शंकर देव ने सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। उन्होंने अंकिया नृत्य मतलब असमिया एकांकी नाटकों का एक रूप है अंकिया नाट के लिए संगत के रूप में सत्रिया नृत्य को बनाया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीति सूदन। उसके पहले कौन थे? मनोज सोनी थे। अगला प्रश्न है कि नेशनल एनपीआई के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको एनएमपीआई कहते हैं कि तहत गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों में मापा जाता है। इन 3 आयामों को 12 संकेतकों के जरिए दर्शाया गया है। ठीक है मेरे भाई। सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमंत शंकर देव। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, थोड़ा आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए सत्रिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। पिछले दिनों क्वेश्चन बना था कि सत्रिया नृत्य का जन्म किन मठों से हुआ है? तो वैष्णव मठों से उत्पन्न हुआ है। इसे साल 2000 में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो है सत्रिया नृत्य, जिसे कि 2000 में शामिल किया गया था। यह नृत्य भक्ति और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। सत्रिया नृत्य शैली को 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने प्रस्तुत किया था। यह नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैजयंती माला को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 9 मई 2024। ठीक है। वैजयंती माला और कोनिडेला चिरंजीवी दोनों को ही पद्म विभूषण दिया गया था कला के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में विनेश फोगाट ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है कांग्रेस। केवल विनेश फोगाट ने ही नहीं, आइए इस बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। ठीक है। देखिए जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने दर्ज की। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट किस विधानसभा सीट से खड़ी हुई थी या जीत दर्ज किया है? तो है जुलाना विधानसभा सीट। विनेश फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन एगोश बैरागी को हराया। ठीक है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने ही कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बजरंग को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट तो विधानसभा सीट जीत के आई हैं, तो बजरंग को क्या मिला है? बजरंग को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन असम में लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है? ठीक है। देखिए असम में 2 मेले लगते हैं, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं, दोनों अपनी विशेषता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें से एक है अंबुबाची मेला, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। कई सालों से पूछा जा रहा है अंबुबाची मेला। आइए दोनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है। अंबुबाची मेला और जोनबिल मेला। देखिए अंबुबाची मेला, ये मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगता है। यह मेला मानसून के मौसम में लगता है। यह मेला
देवी कामाख्या की वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में लगता है। वहीं अगर जोनबिल मेले की बात करें तो यह मेला भी असम में लगता है। इस मेले में पैसों से कारोबार नहीं होता है। आपको थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा ना, हाँ, इसीलिए मेला फेमस है। इस मेले में पैसे से कारोबार नहीं होता है। यह मेला करीब 500 साल पुराना है। इस मेले में बिना पैसे के हर तरह का सामान मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं और चावल। ठीक है। हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहा है, चाहे पंचवर्षीय योजना हो चाहे हरित क्रांति हो, इस पर क्वेश्चन लगातार बन रहा है। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। आपसे अक्सर पूछा जाता है हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया गया, तो HYB हाई यील्डिंग वेराइटी वाली, मतलब उच्च उपज वाली किस्मों का इस्तेमाल किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी। अगर आपसे दशक पूछा जाए तो 1960 ध्यान रखिएगा। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1965-66 या 1966-67 ध्यान रखना है। इस दौरान भारत के जो कृषि मंत्री थे या खाद्य मंत्री थे वो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने किस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है PM श्री योजना। PM श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, योजना शुरू होने के 2 साल बाद दिल्ली सरकार ने PM श्री योजना को अपनाया। ठीक है। दिल्ली सरकार के शिक्षा अधिकारियों ने इस योजना को लागू करने के लिए 22 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। PM श्री योजना क्या है? इसका उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना है और उन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनाना है। ठीक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। ये योजना, मतलब कौन सी योजना? PM श्री योजना को 7 दिसंबर 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक के शासनकाल में विनय पटिक नामक पुस्तक की रचना हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। विनय पटिक की रचना हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। यह राजगृह में आयोजित की गई थी। देखिए, बौद्ध धर्म में पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है जिन्हें टोकरिया कहा जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर है। ठीक है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के तहत आता है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होता है। मतलब ये कानून जो है ना, ये अनुच्छेद जो है ये भारत के भीतर ही लागू होगा, बाहर नहीं। भारत के भीतर चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों के ऊपर ये कानून लागू होता है। अनुच्छेद 14 की बात हो गई तो अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है। ये सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैडमिंटन। ठीक है। इतने से बात कंप्लीट नहीं होती है, साइना नेहवाल की बात हो रही है तो आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, तब बात कंप्लीट होगी। ठीक है। देखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है। बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 2016 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। BWF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं। ठीक है। साइना नेहवाल ने
अपनी आत्मकथा प्लेइंग टू विन लिखी है? ये बार बार पूछा जाता है, प्लेइंग टू विन आत्मकथा किसकी है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1917 में सरोजनी नायडू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो भारतीय महिला संघ, WIA, भारतीय महिला संघ। यह संघ महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। वह असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल हुई थी। उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? किसको जानते हैं भाई? उसी की चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में ड्यूस के बाद कितने अंक बनाने पड़ते हैं? टेनिस में ड्यूस के बाद कितने अंक बनाने पड़ते हैं? तो 2 अंक बनाना पड़ता है, दो अंक बनाने पड़ते हैं दोनों खिलाड़ियों को। ठीक है, अगर दोनों खिलाड़ी 40-40 पर बराबर हो जाते हैं तो स्कोर को ड्यूस कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूस से कहा जाता है। ठीक है, और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने पड़ते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए, टेनिस में जो पहला अंक होता है वो 15 अंक के रूप में मिलता है, दूसरा जो है 30 के रूप में मिलता है, तीसरा 40 के रूप में स्कोर किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 4 पॉइंट जीतता है तो उसे 1 गेम दिया जाता है। मैच के दौरान स्कोर बराबर होने पर टाई ब्रेक होता है। ठीक है, टाई ब्रेक में कोई भी पक्ष अपने प्रतिद्वंदी से 2 अंक ज्यादा स्कोर करने पर मैच जीतता है। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अनुच्छेद 262 का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है, संसद को राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाने की शक्ति देता है अनुच्छेद 262। इस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के पानी को इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद ने ये कानून बनाए हैं। कौन से कानून बनाए हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवादों कुछ उदाहरण की अगर बात की जाए तो कृष्णा जल विवाद, महानदी जल विवाद जो अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थित हिमाद्री किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाद्री जो है कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में हिमाद्री कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय में स्थित है। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमाद्री महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। यह पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बात कर लें तो 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी शटलर लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य सेन का निवास कहाँ है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में निवास है। अक्सर पूछा जाता है कि फला खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से है, किस शहर से है। ठीक है, देखिए 2022 के ही कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ के ही टीम इवेंट में उन्होंने सिल्वर भी अपने नाम किया था। लक्ष्य ने BWF वर्ल्ड टूर के 4 और इंटरनेशनल सीरीज के 7 खिताब जीते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि कृषि और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? कृषि और मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर को कच्चा माल उद्योग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में काम करने का मकसद प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना होता है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर कुछ बात करें, जो उदाहरण की अगर बात करें, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, डेयरी उद्योग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नृत्यांगना को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति को साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य में माहिर थी। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1977 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं जो कि पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है, उस मंदिर ने उन्हें अस्थाना नर्तकी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बात है।
पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य से है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर, यूएसएसआर। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको रूस कहते हैं, वहां से लिया गया है। ठीक है, इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में टोटल 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। ठीक है, सोवियत संघ अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि किस देश ने सर्वप्रथम अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था, तो है सोवियत संघ, मतलब रशिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, मौलिक कर्तव्यों का विचार और न्याय के मूल्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राजनीति के नीति सिद्धांतों को, मतलब डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी का जो विषय था वो था मन स्कंद। ठीक है, इस झांकी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दिखाया गया था। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। इस झांकी में महिला सशक्तिकरण और राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को दिखाया गया था। वहीं गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला था, पीपुल चॉइस में। ठीक है, वहीं 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें, मतलब 2025 की अगर बात करें तो 2025 में उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ को पहला पुरस्कार मिला है। वहीं 2025 के अगर मतलब परेड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राइफल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, ये सब बातें हो गई करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जिसका जो राइट आंसर है वो है युवराज सिंह। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे प्रसिद्ध जो क्रिकेटर हैं वो हैं युवराज सिंह। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। इस किताब में उन्होंने अपने करियर के उतार चढ़ाव और कैंसर से लड़ाई के अनुभवों को बताया है। यह किताब 19 मार्च 2013 को प्रकाशित हुई थी। युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट का बैड बॉय भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा 26 जुलाई 1876 को स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। बाद में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध वंश पर शासन किया था? तो शुंग वंश इसका राइट आंसर है। शुंग वंश के जो पहले शासक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। मगध पर शासन करने वाले कुछ और राजवंश की अगर बात की जाए तो हर्यक वंश, यह वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करता रहा। इसके बाद नंबर आता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश से 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसके बाद आता है नंद वंश का। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो था बिंबिसार, अजातशत्रु का पिता। ठीक है, बिंबिसार ने गिरिब्रज मतलब राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये जितने भी की पॉइंट आपको बता रहा हूँ मेरे भाई ने, इसको नोट करते जाइए, याद करते जाइए। इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है, चाहे जिस शिफ्ट में बने। ठीक है, भारत में आखिरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? जिसका जो राइट आंसर है वो है 1982। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। एक बार 1991 में, एक बार 1951 में, दूसरा 1982 में। ठीक है, भारत ने एशियाई खेलों के सभी 19 संस्करणों में भाग लिया है और अब तक 183 स्वर्ण सहित कुल 779 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत कब हुई थी? 2015 इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी।
अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर ने निम्न में से किस फिल्म में संगीत दिया था। तो देखिए पाथेर पंचाली बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। आगे डिटेल में आपको बताते हैं जो है। देखिए पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें प्रमुख हैं अनुराधा, गोदान, मीरा, नीचा नगर, अप्पूत्रई, पारस पत्थर और काबली वाला। ठीक है। पंडित रविशंकर एक सितार वादक और संगीतज्ञ थे। उन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन की कहानी रागमाला नाम की आत्मकथा में लिखी है, इसको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? रागमाला। ठीक है।